हमारा इतिहास कैसे विकृत किया गया। इतिहास नहीं, एक रचा गया मिथक हमें थमाया गया। इस पूरी विकृति की धुरी है आर्य आक्रमण का सिद्धांत। भारत राजनीतिक रूप से आजाद हुआ, लेकिन बौद्धिक और शैक्षणिक आजादी हमें तुरंत नहीं मिली। इससे आर्य द्रविड़ विभाजन गहरा किया गया, आदिवासियों को मुख्य धारा से अलग दिखाया गया और भारतीय समाज को अंदर से बांटा गया। नमस्कार। भारत एक आत्मिक परिचय। हमारी इस श्रृंखला की अगली कड़ी में मैं अभय मिश्रा आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम जानेंगे हमारा इतिहास कैसे विकृत किया गया, कैसे बिगाड़ा गया हमारा इतिहास। जब भी हम भारतीय इतिहास की बात करते हैं तो हमें प्राचीन इतिहास के नाम पर कुछ गिनी चुनी बातें ही पढ़ाई जाती हैं। एक खोई हुई सिंधु घाटी की सभ्यता, फिर अचानक बाहर से आए आर्य और उसके बाद अंग्रेज, जिन्होंने हमें सभ्य और आधुनिक बनाया। इतिहास की सबसे बड़ी विडंबना ये है कि जिस भूमि ने हजारों वर्षों तक अपने बल पर आक्रमण झेले, उसके इतिहास में आक्रमणकारियों को महान और रक्षकों को क्षेत्रीय बना दिया गया। लेकिन क्या आपने कभी ठहर कर सोचा है, क्या सचमुच यही भारत का इतिहास है या किसी और की लिखी हुई कहानी जिसे हमें इतिहास के नाम पर थमा दिया गया? असल में भारत का इतिहास इतना प्राचीन, इतना गहरा और इतना निरंतर है कि उसे पश्चिमी इतिहासकार पचा ही नहीं पाए। और जब कोई सभ्यता समझ से बाहर हो जाए तो उसे तोड़ मरोड़ कर एक सुविधाजनक कहानी में बदल दिया जाता है। इतिहास नहीं, एक रचा गया मिथक हमें थमाया गया। हमें जो पढ़ाया गया वह एक राजनीतिक कथानक था, एक ऐसी कहानी जो हमारे आत्मसम्मान की जड़ों पर सीधा वार करती है। इस कहानी के अनुसार हम असभ्य थे, हमें बाहर से आए आर्यों ने सभ्यता दी और अंग्रेजों ने आकर हमें आधुनिक बनाया। यह कोई संयोग नहीं था, यह गुलामी को नैतिक रूप से सही ठहराने का तरीका था। अगर किसी देश को लंबे समय तक गुलाम रखना हो तो सबसे पहले उसके लोगों को यह यकीन दिलाओ कि उनका अतीत अंधकारमय था। फिर एक कल्पित झूठ हमें दिया गया, आर्य आक्रमण सिद्धांत। इस पूरी विकृति की धुरी है आर्य आक्रमण का सिद्धांत। हमें बताया गया आर्य मध्य एशिया से आए, उन्होंने यहाँ के मूल निवासियों को हराया और भारत की संस्कृति बनाई। लेकिन तथ्य क्या कहते हैं? सबसे पहले तो आर्य कोई जाति है ही नहीं। ऋग्वेद में आर्य शब्द किसी नस्ल के लिए नहीं बल्कि गुण और आचरण के लिए प्रयुक्त हुआ है। जैसे आज हम कहते हैं सभ्य, सज्जन, सत्यनिष्ठ, उसी तरह ऋग्वेद में आर्य और अनार्य का अंतर जन्म से नहीं आचरण से तय होता है। अगर आर्य कोई विदेशी जाति होती तो वेदों में उनके आने का वर्णन होता, लेकिन ऐसा कोई उल्लेख नहीं मिलता। तो फिर ये इतिहास किसने लिखा? भारत राजनीतिक रूप से आजाद हुआ, लेकिन बौद्धिक और शैक्षणिक आजादी हमें तुरंत नहीं मिली। कुछ विचारधाराओं ने उसी पश्चिमी ढांचे को अंतिम सत्य मान लिया। हमने सोचा था कि अब सच्चाई सामने आएगी, पर हुआ उल्टा। हमारी शिक्षा प्रणाली वामपंथी विचारधारा के हाथों में सौंप दी गई। उन्होंने वही झूठ दोहराया कि आर्य बाहर से आए थे, कि द्रविड़ और आर्य अलग थे, कि हम खुद बाहरी हैं। इतिहास को इस तरह गढ़ा गया कि हमारी जड़ों में ही संदेह भर दिया जाए। परिणाम यह हुआ कि हमारे ग्रंथों को मिथक कहा गया और विदेशी अनुमानों को इतिहास औपनिवेशिक काल में लिखी गई इतिहास की रूपरेखा आजादी के बाद भी लगभग जस की तस चलती रही। मध्यकालीन इतिहास को भी तोड़ मरोड़ कर हमें पेश किया गया। मुगल शासकों का महिमामंडन किया गया और उसी अनुपात में भारतीय शासकों के शौर्य का सुनियोजित दमन। उदाहरण के लिए महाराणा प्रताप, जिन्होंने जीवन भर संघर्ष किया, उन्हें इतिहास में अकबर के विरोधी के रूप में सीमित कर दिया गया। जबकि सच्चाई यह है
कि प्रताप स्वतंत्रता और स्वाभिमान के प्रतीक थे और अकबर एक साम्राज्य विस्तारक। इसी तरह ललितादित्य कश्मीर का वो महान सम्राट जिसका साम्राज्य मध्य एशिया तक फैला हुआ था, जिसने अरब आक्रमणकारियों को पीछे धकेला और जिसने भारत की उत्तर पश्चिमी सीमाओं की रक्षा की, उसका नाम हमारी स्कूली किताबों में लगभग है ही नहीं। हम अगर और पीछे जाएं तो समुद्रगुप्त, जिसे कई इतिहासकारों ने भारत का नेपोलियन कहा, उसकी सैन्य विजयों को कुछ पंक्तियों में समेट दिया गया, जबकि वही काल भारत का वास्तविक उत्कर्ष था। तो हम भी बाहर से आए, ये भ्रम क्यों फैलाया गया? जब ये कहा गया कि आर्य भी बाहर से आए, तो इसका सीधा अर्थ था उत्तर भारतीय यहाँ के मूल निवासी नहीं है। इससे आर्य द्रविड़ विभाजन गहरा किया गया, आदिवासियों को मुख्य धारा से अलग दिखाया गया और भारतीय समाज को अंदर से बांटा गया। ये वही रणनीति थी जिससे अंग्रेजों को यह कहने का नैतिक आधार मिला कि हम भी बाहर से आए हैं तो शासन करने में क्या गलत है। अब बात आती है सिंधु घाटी की सभ्यता की, जिसे आज भी किताबें इंडस वैली सिविलाइजेशन कहते हैं। वो असल में सिंधु सरस्वती सभ्यता थी। सरस्वती नदी कोई कल्पना नहीं थी, जैसा कि हमें बताया गया, और आज ये बात थर्मो सैटेलाइट इमेजिंग से सिद्ध भी हो गई है। ऋग्वेद में उसका उल्लेख 60 से अधिक बार आता है। उसे नदीतमा, अमृतमा कहा गया। आज हरियाणा, राजस्थान, गुजरात में हजारों पुरास्थल सरस्वती के प्राचीन प्रवाह के पास मिले हैं। अगर वैदिक और हड़प्पा अलग अलग सभ्यताएं होती तो यह निरंतरता असंभव होती, लेकिन हड़प्पा को एक लुप्त द्रविड़ियन सभ्यता बना दिया गया और उसे खत्म करने का दोष आर्यों पर मढ़ दिया गया। तो देखें कि खुदाइयों में क्या मिला। मेहरगढ़ 6500 ईसा पूर्व से भी पुराना, धोलावीरा, राखी गढ़ी, हड़प्पा, मोहिंजोदाड़ो, यहाँ जो मिला वो बहुत कुछ कहता है। अग्निकुंड, योगासन में बैठी आकृतियां, स्वास्तिक, शिवलिंग जैसी प्रतीकात्मक संरचनाएं, शंख, पीपल वृक्ष के चिन्ह, ये सब किस ओर इशारा करते हैं? एक ऐसी संस्कृति की ओर जो अचानक आई नहीं, बल्कि हजारों वर्षों से इसी धरती पर विकसित हुई। अब देखें कि जेनेटिक्स की गवाही क्या है विज्ञान की दृष्टि से। आधुनिक विज्ञान बताता है कि भारत में mtDNA और वाई क्रोमोसोम की डाइवर्सिटी दुनिया में सबसे अधिक है। अगर कोई बड़ी जनसंख्या बाहर से आई होती तो इतनी विविधता संभव नहीं होती। जिस आर्गोने जीन को आर्य आक्रमण से जोड़ा गया, वो आज भी द्रविड़ भाषी क्षेत्रों में समान रूप से पाया जाता है। यानी कोई बाहरी आक्रमण नहीं, बल्कि स्थानीय निरंतरता। तो फिर ये झूठ जरूरी क्यों था? ये विकृत इतिहास हमें यह सिखाने के लिए था कि हम हमेशा किसी से सीखने वाले हैं, कभी सिखाने वाले नहीं हैं। तो अब आगे क्या? हमें नया इतिहास पढ़ने की जरूरत नहीं है, हमें बस सच्चा इतिहास देखने की हिम्मत चाहिए, अपने ग्रंथों को फिर से पढ़ने की, अपने पुरातत्व को खुले मन से समझने की और अपने बच्चों को आत्मगौरव के साथ सच्चाई बताने की। अगर हम अपना अतीत नहीं जानेंगे तो आने वाली पीढ़ियां अपने वर्तमान से भी कट जाएंगी। ये चैनल इतिहास बदलने नहीं, इतिहास पहचानने का प्रयास है, क्योंकि इतिहास केवल अतीत नहीं होता, वह आत्मबोध होता है। जिस समाज को अपने पूर्वजों पर गर्व नहीं होता, वो हमेशा दूसरों की नकल करता है। क्योंकि ये सवाल सिर्फ अतीत का नहीं है, ये सवाल है हम किसे अपना आदर्श मानते हैं। क्या वे जो इस भूमि को लूटने आए, या वे जिन्होंने इस भूमि के लिए सब कुछ खोकर भी उसकी आत्मा को खोने नहीं दिया? क्योंकि जानेगा भारत तभी तो जागेगा भारत। जय भारत।